सारे परिणाम फोकस का रिजल्ट होता है। आप या तो फोकस रख पाते हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप फोकस रखते हैं तो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फोकस नहीं रख पाते तो आप अपनी शक्तियों को यूं ही छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, इस पावरफुल बुक समरी की शुरुआत करते हैं। अपनी आदत बदलिए, अपना माहौल बदलिए, फोकस बढ़ाइए। जो चीज़ सबसे पहले आपके फोकस को बनाती है वो है आपकी आदत। जी हाँ, आपने अपने कुछ व्यवहारों को बार बार दोहराकर जो धागा तैयार किया है अब वह इतना मजबूत हो चुका है कि आपका बुना गया धागा अब आपसे ही नहीं टूटता। आपने अपने चारों ओर आदत का एक संसार तैयार कर लिया है। जैसी आदत वैसा फोकस, जैसा फोकस वैसे परिणाम। यदि आप अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो फौरन फोकस चेंज कीजिए और इसके लिए अपनी आदत बदलिए। आप अपनी पुरानी आदत से नए परिणाम की आशा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। आपकी सेहत ठीक नहीं है, पैसों की तंगी है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, नौकरी या काम अच्छा नहीं चल रहा है। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समय दीजिए। आप पाएंगे कि फोकस ही खराब है। आपको अपनी आदत में बदलाव की ज़रूरत है। आपकी कई बेकार की आदतें, जैसे जानबूझकर सुबह देर से उठना, खाली समय में सिगरेट पीना, लोगों की शिकायत करना, जंक फूड खाना, खास संबंधों को समय न देना, अपने काम को अहमियत न देना। आपको ऐसी लंबी लिस्ट मिल जाएगी जहां बदलाव की ज़रूरत है, जो आपका फोकस खराब कर रहे हैं। इसके लिए जिस चीज़ की सबसे पहली ज़रूरत होती है वो है आपका संकल्प। संकल्प यानी खराब आदत को बदलने की आदत। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक लिखने की डायरी और पेन। जी हाँ, मन में सोचने से कोई खास बदलाव नहीं होता। आप अपनी डायरी में लिखें कि आप कौन सी पुरानी खराब आदत बदलने जा रहे हैं, अब तक उसके क्या परिणाम थे, अब आप उसकी जगह कौन सी नई अच्छी आदत लागू करने जा रहे हैं, अब उसके क्या परिणाम होंगे। इसकी शुरुआत आप कब से करेंगे उसकी तारीख भी निश्चित करें और लिखें। आदतों के लिए काफ़ी हद तक आपका माहौल भी जिम्मेदार होता है। थोड़ा समय निकालें उस माहौल के लिए जो आपके चारों ओर है। उसे देखें, उसे परखें। आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग उस माहौल में वैसे ही हैं जैसे आप हैं। उन लोगों की आदतें भी वैसी ही हैं जैसी आपकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना माहौल बदलने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, संकल्प कीजिए और अपना माहौल बदलिए। उन लोगों को अपने पास रखिए जिनके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, उपलब्धियां हैं। यदि आप उनके पास नहीं जा सकते तो उनकी किताबें, उनकी ऑडियो, वीडियो अपने पास रखिए। अपना वक्त इन लोगों के साथ बिताइए। फिर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी आदतें कितनी तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने यहाँ तक ये समझा कि अपना माहौल बदलिए, अपनी आदत बदलिए, अपना फोकस बदलिए। केवल वही काम करें जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। फोकस बढ़ाइए। जरा सोचिए आप कहाँ फंसे हैं, कौन सी चीज़ आपके फोकस को खराब कर रही है। अपने काम की तरफ देखें। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते और आप हर रोज कर रहे हैं, जिनसे आपका समय और आपका फोकस खराब हो रहा है। आप हर काम में अपने आप को फंसा कर रखते हैं। कहीं आप इस बीमारी का शिकार तो नहीं है, सब कुछ मैं ही कर लूँगा। इससे आपको छोटी मोटी शाबाशियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन आपके जीवन के बड़े इनाम हमेशा आपसे दूर रहेंगे। ये पता लगाएं कि आप किस काम में सबसे अच्छे हैं। उसे किसी डायरी में लिख लें, मैं इस काम में सबसे अच्छा हूँ। बाकी काम उन लोगों को करने दें जिसमें वे सबसे अच्छे। सबको अपना काम करने दें, सबको महत्व दें।
आप केवल वही काम करेंगे जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। छोटी मोटी शाबाशियों के लालच में बिल्कुल न पड़ें। आपके सबसे अच्छे परिणाम केवल उसी काम से मिल सकते हैं जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। जिन कामों में आप औसत हैं उन्हें दूसरों को सौंप दें। आप उनसे बाहर निकलें, अपने लिए रचनात्मक समय निकालें, नए निर्णय लें, नई संभावनाओं की तलाश करें। लक्ष्य स्पष्ट करें, तस्वीर बड़ी करें, फोकस बढ़ाइए। आपके जीवन में दो कष्ट सबसे बड़े होते हैं, एक अनुशासन का और दूसरा पछतावे का। यदि आपके पास अपने लिए लक्ष्य बनाने का अनुशासन नहीं होता तो दूसरा कष्ट आपके लिए तैयार हो जाता है, यानी पछताने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। क्या आपके पास सोचने के लिए समय है? तो सोचने का समय निकालिए। यहाँ पर सोचने का मतलब चिंता करना नहीं, बल्कि सोचने का मतलब रचनात्मक सोच से है, भविष्य की सुंदर तस्वीरों से है जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। उनके बारे में सोचिए। दुनिया के सभी जीनियस लोगों की ये सबसे सफल आदत है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने लिए सोचने की एक खास कुर्सी बना ली थी जिस पर बैठकर वे सोचा करते थे। हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटों का समय आपके लिए रचनात्मक सोच का होना ही चाहिए, जिसमें आप अपने सुंदर और सफल भविष्य की तस्वीरें बना सकें। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर अभी भी अस्पष्ट हैं तो ये 10 प्रश्न अपने आप से पूछिए जो लक्ष्य बनाने में आपकी सहायता करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं क्या पाना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं क्या सीखना चाहता हूँ? मैं क्या योगदान करना चाहता हूँ? मैं किस काम के लिए प्रसिद्ध होना चाहता हूँ? मैं कितना कमाना चाहता हूँ? मैं अपने जीवन में कुल कितनी पूंजी बनाना चाहता हूँ? मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहता हूँ? मैं कैसा परिवार और संबंध चाहता हूँ? जब आप अपने आप से इस तरह के 10 प्रश्न पूछेंगे तो आपके मन में ढेर सारे विचार इच्छाओं के रूप में आने लगेंगे। उन सारी इच्छाओं को एक डायरी में लिख लें। कम से कम 100 इच्छाओं को जरूर लिखें। हर इच्छा के सामने उसका कारण जरूर लिखें कि मुझे क्यों चाहिए। अगर मुझे मेरी वह इच्छा न मिली तो मेरा क्या होगा? क्योंकि अगर इच्छा का कारण नहीं होगा तो आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। ये आपके 100 लक्ष्य हैं जो आपको हासिल करने हैं। यहाँ पर आपका माइंड इन 100 लक्ष्यों को देखकर तुरंत इनका विरोध करेगा। आपका मन तुरंत कहेगा, इतने सारे लक्ष्य, कैसे होगा ये सब? अगले स्टेप में अब आपको इन 10 लक्ष्यों में से केवल उन 10 लक्ष्यों को निकालने हैं जिन्हें आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं, यानी अगले कुछ महीनों में या 1, 2, 3 साल में। आपका मन कुछ शांत हो जाएगा। अब आपको इन 10 लक्ष्यों में से केवल एक, जी हाँ, केवल एक लक्ष्य निकालना है जो आपके लिए सबसे जरूरी है, जिसे आप अगले कुछ महीनों में हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद आपका माइंड बिल्कुल तैयार हो जाएगा सिर्फ एक लक्ष्य को पाकर। हमेशा ध्यान रखें, आपका माइंड इसी नियम पर काम करता है, 1 टाइम 1 गोल 1 फोकस। लक्ष्य बनाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर देना होता है। लक्ष्य आपके अपने होने चाहिए जो आपके लिए जरूरी हो। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें मापा जा सके, क्योंकि जिसे मापा नहीं जा सकता उसे पाया भी नहीं जा सकता। आप अमीर होना चाहते हैं, ये तो सिर्फ एक अच्छा विचार है, न कि एक लक्ष्य। इसे पूरी स्पष्टता से परिभाषित करें कि आपकी अमीरी कितने पैसों से आ सकती है। लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए। आपको कब चाहिए? समय की माप लक्ष्यों को वास्तविक बनाता है। प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचने का वर्ष, महीना और तारीख निश्चित कीजिए। अवास्तविक लक्ष्य आपके मन के लिए सिर्फ ख्याली किले होते हैं। लक्ष्यों में योगदान होना चाहिए। आप, आपका परिवार, आपके लोग, आपका समाज, आपका देश, आपकी पूरी दुनिया, इन सब के लिए आपके लक्ष्यों में योगदान होना चाहिए। ऐसे लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं क्योंकि ये प्रकृति के नियम के सामंजस्य में होते हैं। सबसे आखिरी और जरूरी चीज,
लक्ष्य आपके नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर होने चाहिए। आपकी उपलब्धियां लक्ष्य का बाहरी और ऊपरी हिस्सा है जो दुनिया देखती है। आपके नैतिक मूल्य लक्ष्य का अंदरूनी हिस्सा है जो इसकी बुनियाद है, जिसे दुनिया नहीं देख पाती। आपके नैतिक मूल्य जिसे आप स्पष्ट करते हैं, जिसे आप ही निर्धारित करते हैं, अपने लक्ष्यों को अपने नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर ही निश्चित करें। अपने नैतिक मूल्यों को किसी डायरी में लिखें। क्या हैं आपके नैतिक मूल्य? ईमानदारी, स्वास्थ्य, परिवार, आनंद, स्वतंत्रता, आस्था, पैसा, आध्यात्मिकता। इसे निश्चित करें, इसे लिखें, इसे आंखों के सामने लगाएं। अब अपने लक्ष्य की तस्वीरें और मानसिक चित्र तैयार करें। इंटरनेट पर जाएं, ऐसे चित्रों को डाउनलोड करें, ऐसे चित्र जो आपको अपने लक्ष्य पाने के एहसास से भर दें। हर रोज इन चित्रों को देखें, इन्हें निहारें, इस तरह से कल्पना करें जैसे आपने इन्हें पा लिया है। अपने मार्गदर्शक तैयार करें। वे कौन लोग हैं? कौन से टीचर, ट्रेनर, कोच हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? उनके कार्यक्रम में हिस्सा लें, उनकी वीडियो देखें, उनकी किताबें पढ़ें। अपने अंतर्ज्ञान की तरफ देखें। आपको कार्यवाही के लिए नई चमक, नए रास्ते, नए अवसर मिलेंगे। बाहर का शोर कम करने का अभ्यास करें। अंदर की आवाज़ सुनने का अभ्यास करें। शांत रहने का अभ्यास करें। इसके लिए समय निकालें। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं तो लक्ष्य आपके लिए काम करते हैं। हर वो चीज़ जिसे आप बनाते हैं अंत में वो आपको बना देती है। असफलताओं से बाहर आइए, फोकस बढ़ाइए। अचानक बड़ी परेशानियां आपके जीवन में अक्सर अचानक ही आती हैं और आपका सब कुछ छीनने लगती हैं। कभी कभी ऐसे वक्त पर जब आप अपने सपने के बेहद करीब होते हैं। महत्व इस बात का नहीं होता कि आपके साथ क्या हुआ, महत्व इस बात का होता है कि जो कुछ आपके साथ हुआ उसके साथ आपने क्या किया। जीत किसकी होती है? जो आपके साथ हुआ उसकी, या जो कुछ आपने किया उसकी। हमेशा इस बात को याद रखें कि कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह बर्बाद नहीं हो सकता। दूसरी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, दूसरे विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। आप जितनी जल्दी दूसरे विकल्पों के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, आप जितनी जल्दी दूसरी शुरुआत करते हैं, यही बात आपको चैंपियन बनाती है। जब आपका फोकस बड़ा होता है, आपके सामने सिवाय आगे बढ़ने और सफल होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। आप अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते। तब आपका लक्ष्य भी आपके सामने आकर नतमस्तक हो जाता है और आपके आगे समर्पित हो जाता है। आत्मविश्वास हासिल कीजिए, फोकस बढ़ाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है अपने उन अधूरे कामों को पूरा करना जो आपको रोके हुए थे, अपने भय के कारण, चिंता के कारण, टाल मटोल के कारण या आलस के कारण। शुरुआत आपको हर हाल में यहीं से करनी होगी, और वो भी अभी और तुरंत, क्योंकि ये वो काम है जिन्होंने आपको रोक रखा है कई सालों से, जो आपकी ऊर्जा को बिना वजह खर्च कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, जब भी कोई काम आपके भय, आपकी चिंता, आपके आलस और टाल मटोल के कारण रुक जाता है और काफ़ी समय तक अधूरा पड़ा रहता है, तो उसका एक ही इलाज होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही कार्रवाई होती है, और वो है अभी और तुरंत। तो अपनी डायरी उठाइए और अपने अंतर मन का सहारा लीजिए और पता लगाइए कि कौन से काम आपके बाकी हैं। आपके आत्मविश्वास की कमी का एक और कारण होता है, आप अक्सर अपने काल्पनिक भय की स्थिति में जीते हैं। मौजूदा स्थिति उतनी भयानक नहीं होती जितनी उसकी काल्पनिक स्थिति होती है। जब आप 100% अपनी वास्तविक स्थिति में होते हैं तो आप अपनी अधिकतम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, खुद फैसले करते हैं और अपने अंतर्ज्ञान के सहारे आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का दूसरा तरीका, हमेशा अपने मूल्य को बढ़ाते रहें। अपने आप को मूल्यवान बनाइए, इतना अधिक मूल्यवान कि आपको अपनी जगह से हटाया न जा सके। यदि हटा भी दिया जाए तो इससे बेहतर अवसर आपके लिए तैयार रहे।
जिस काम में आप सबसे अच्छे हैं उसमें हर रोज कुछ न कुछ सीखते रहें। बारीकियों को समझें कि कैसे आप अपने काम में सबसे अलग हो सकते हैं। उनका अभ्यास करें, अपने आप को मांझते रहें। उस काम में आप सबसे अनोखे, सबसे अलग और उसके विशेषज्ञ बन जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने का तीसरा तरीका, माफ करें और भूल जाएं। यदि आप अपने सुखद भविष्य की आशा रखते हैं तो माफ करना और भूलना सीखना होगा, जो आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। भीतर से बड़े बन जाएं, अपने भीतरी नकारात्मक तूफानों को शांत कर दें। इसका एक ही तरीका है, माफ करें और भूल जाएं। अपनी सहनशीलता को बढ़ा लें, माफ करें और भूल जाएं। माफ करना अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर जीने का एक तरीका है। अपने अतीत की सारी नकारात्मक घटनाओं को माफ कर दें, बिना किसी शर्त के खुद को मुक्त करें, आजाद करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और फोकस बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने का चौथा तरीका है, जब भी आप कहीं फंसे हों तो अपनी किसी पिछली जीत, पिछले किसी अच्छे प्रदर्शन को याद करें। जब आपने अच्छा काम किया था और आपको प्रशंसा मिली थी, उसे याद करें और खुद की प्रशंसा करें, खुद को इनाम दें। कभी भी जब आप रुक गए हों और आगे बढ़ नहीं पा रहे हों तो एक छोटा और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं जिसे आप अगले 7 दिनों में हासिल कर लें। फिर सब कुछ छोड़कर सारा फोकस केवल उसी एक लक्ष्य पर लगाएं, उस पर पूरा ध्यान, सारी ताकत लगा दें। आप देखेंगे कि वह छोटा सा लक्ष्य आपको आगे बढ़ा देगा। छोटे छोटे फोकस आपके फोकस को बड़ा करते जाएंगे। आपको जो चाहिए उसे मांगिए, फोकस बढ़ाइए, उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, मांगिए, आपको मिलेगा। आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। आप जितना मांगेंगे आपको उतना मिलेगा। आप नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। संबंध मांगिए, बिजनेस मांगिए, अवसर मांगिए, मदद मांगिए, बार बार मांगिए। मांगने की आदत बनाएं, क्योंकि सब कुछ मांगने से ही मिलता है। उन्हें न मांगने के 3 कारण होते हैं। पहला, उन्हें लगता है कि मांगना अच्छी बात नहीं है। ये बचपन की पुरानी प्रोग्रामिंग है। हमारे बड़ों ने अब तक हमें यही सिखाया है कि मांगना बुरी बात है। दूसरा, लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। उन्हें लगता है कि मांगने से वे छोटे साबित हो जाएंगे। तीसरा, उन्हें लगता है कि मांगने पर लोग उन्हें मना कर देंगे और वे अपमानित महसूस करने लगेंगे। ये सब कुछ पुराने विश्वासों पर टिका है। अब आप आगे बढ़ जाइए, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। आप इस दुनिया का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब आपकी चमड़ी मोटी होगी। इसलिए अपनी चमड़ी को मोटी कीजिए। ये दुनिया बगैर मांगे आपको कुछ भी नहीं देगी, ये भी उतना ही सच है। यहाँ पर सही और प्रभावशाली ढंग से मांगने के 5 तरीके हैं। पहला, मांगते समय स्पष्ट रहें, विषय के अलावा इधर उधर न भटकें। प्रभावशाली और सकारात्मक शब्दों का चुनाव कर लें और अपनी प्रस्तुति का अभ्यास भी कर लें। दूसरा, अपने आग्रह को हल्का मत रखिए, निश्चिंत बेधड़क होकर आत्मविश्वास के साथ मांगिए। तीसरा, यदि आप जीवन का सच्चा खजाना चाहते हैं तो कुछ बार मांगने के बाद शांत मत हो जाइए, लगातार मांगिए, बार बार मांगिए। मांगने के रचनात्मक तरीके खोजिए, अपना प्रभावशाली परिचय दीजिए। नंबर 5, सच्चे और ईमानदार होकर मांगिए। आप जैसे हैं वैसे ही अपनी बात रखिए, कोई लाग लपेट या बनावटी अंदाज न दिखाएं। अपनी स्थिति को सही बताकर मांगिए, दिल से मांगिए, लोग आपकी मदद करेंगे। तो बस आज से मांगने का संकल्प कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। ज़्यादातर बिजनेस मांगने में संकोच के कारण ही खराब होते हैं, क्योंकि आप नहीं मांगेंगे तो आपकी जगह कोई दूसरा मांग लेगा और जो मांगेगा वही पाएगा। निरंतर दृढ़ता बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए। निरंतरता का मतलब है लगातार और दृढ़ता का मतलब है ठोस कार्रवाई। इसके बगैर आपका फोकस कभी नहीं बन सकता। ऑथर कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए 4 क्षेत्रों में आपको अपना फोकस बांधना पड़ता है।
दैनिक अनुशासन, कड़ी मेहनत, ठोस नैतिकता और निरंतरता। कभी कभार प्रयास करना या किसी बड़े फायदे के लिए अपनी नैतिकता से समझौता कर लेना ये छोटी सोच है जो आपको कभी बड़ा नहीं बना सकती। आपको इन चारों क्षेत्रों में हर रोज टिके रहना है, किसी मजबूत योद्धा की तरह। जब आप ऊंचे स्तर की नैतिकता के साथ जीना और बेहतर जीवन पाना चाहते हैं तो आपकी नैतिकता की परीक्षा हर रोज होगी, कदम कदम पर होगी, छोटे छोटे कामों में भी और बड़े बड़े कामों में भी। अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और ठोस नैतिकता के साथ जिएं, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। जब आप वादे के अनुसार उसे करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। ये 3 मजबूत आधार हैं जिनसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी ये तय करते हैं कि उन्हें कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं। जब आप लोगों का विश्वास, लोगों का सम्मान और लोगों की पसंद बन जाते हैं तो आप वो बन जाते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। निर्णायक कार्रवाई कीजिए, फोकस बढ़ाइए। अब आपको उस कार्रवाई की जरूरत है जिसको करने का आप निर्णय ले चुके हैं, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं तो कोई आपको रोक देता है। आप उतना आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं कर पाते जिसे निर्णायक कार्रवाई कहा जाता है, यानी काम करने का एक ऐसा स्तर जिस पर सचमुच मनचाहे परिणाम मिलते हैं। एक आदत है टाल मटोल करने की आदत। ये आदत असफल लोगों की सबसे प्रिय आदतों में से एक है। इस आदत की वजह से वे हमेशा आज के काम को कल पर टालते रहते हैं। ऑथर कहते हैं 4 कारणों से टाल मटोल की आदत आप पर हावी होती है। पहला, जब आप काम से ऊब जाते हैं। जब आपके काम में कोई नयापन नहीं होता, वही पुराना बना बनाया ढर्रा। उसका इलाज है कुछ नया सोचें, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करें जो आपके जोश का स्तर बढ़ा दे। काम में रचनात्मकता और अनोखापन आपको उत्साह से भर देता है। दूसरा, जब आप काम के बोझ से दब जाते हैं। आप हर काम को कल कर दूंगा या बाद में कर दूंगा वाली बीमारी से संक्रमित होते हैं। काम टालने के अभी के आनंद से आप बच नहीं पाते। आपके काम एक के बाद एक इकट्ठे होने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब उन कामों का पहाड़ बन गया है। एक समय के बाद आप खुद को काम के पहाड़ के नीचे फंसा हुआ पाते हैं। तीसरा, जब आप अपने मौजूदा काम को पसंद नहीं करते। ऐसा तब होता है जब आप किसी ऐसे काम में फंसे होते हैं जो आप करना नहीं चाहते। तुरंत की मजबूरियां आपको उसमें फंसा देती हैं और आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। चौथा, आप केवल आलसी हैं। आखिरी वजह यह है कि आप स्वभाव से आलसी हैं। हर जगह, हर काम में आपका आलस आपको पकड़ लेता है। सही मायने में टालमटोल काम में आपके जोश और उत्साह की कमी को दिखाता है। सही प्रश्न आपको सही दिशा देते हैं। जब आप अपने आप से सही और केंद्रित प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न आपको निर्णायक कार्रवाई करने का उत्साह देते हैं। जब अपने आप से आप प्रश्न पूछते हैं, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने काम को दूसरों से अलग कैसे कर सकता हूँ। जब आप अपना फोकस इस तरह के प्रश्नों की तरफ लगाते हैं तो आप न सिर्फ उत्साही बनेंगे बल्कि हर काम में निर्णायक कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। उद्देश्य निश्चित कीजिए, फोकस बढ़ाइए। ज़्यादातर लोगों को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होती कि उद्देश्य के साथ जीना किसे कहते हैं। जब वे अपनी उम्र का पूरा हिस्सा बिता चुके होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब तक वे सिर्फ सांसारिक चीज़ें ही इकट्ठी कर रहे थे या फिर अपने कर्ज चुका रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक के बाद एक सामने आने वाले कामों को निपटाते आ रहे थे। अपना उद्देश्य पीछे छूटता जा रहा था क्योंकि कभी ये निश्चित ही नहीं किया गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य था भी या नहीं। ये सोचने का वक्त कभी मिला ही नहीं कि मेरा क्या महत्व है, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मेरे कामों का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ।
आपके जीवन का उद्देश्य इस खोज से शुरू होता है कि आप अपने खास गुणों और योग्यताओं का पता लगाएं। आपको बेहतर एहसास देता क्या करना आपको सचमुच अच्छा लगता है, आपको सच्ची खुशी देता है, आपको बेहतर एहसास देता है। अपने उद्देश्य के लिए जीना आपको बताता है कि आप सचमुच इस संसार में कुछ कर रहे हैं, आप संसार में कुछ प्रभाव पैदा कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप केवल पैसा जुटा रहे हैं या सांसारिक चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपके सामने से गुजर जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि जीवन को उद्देश्य के साथ जीने में और केवल जीने में बहुत फर्क है। अब आप असली प्रश्न तक पहुंच गए हैं कि उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। जीवन का उद्देश्य यह है कि आप अपने आप को इतना मूल्यवान बनाएं कि आप लोगों के मूल्य को बढ़ा सकें, और आपका लक्ष्य ऐसा प्रयास है जो तब तक जारी रहता है जब तक आप अपना उद्देश्य हासिल न कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।